कोयटा की बात कर लेते हैं कि कल वहाँ क्या हुआ है। दहशतगर्द एक बार बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ज़्यादा बता दें आपको, दहशतगर्द एक बार फिर अवाम और फ़ौज की कुर्बानियों से कायम होने वाले अमन को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। और आपको बताएं कि कल बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों ने वार किया। कोयटा के महफूज तरीन एरिया सरीना चौक के करीब मकामी होटल की पार्किंग में खुदकश बम धमाका हुआ। 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। धमाके में 60 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी है कि धमाका खुदकुश था। ये खुदकुश हमला था। खुदकुश हमला आवर इस खुद जो एक गाड़ी में ही बैठा रहा। पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की गैर मुल्की कोशिशें हैं। धमाके की असल मकासद जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को ताया बाला करना है और पाकिस्तान के मामलात को नुकसान में से गुजारना है। हमारे बड़े शहरों में हमारे मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी की सोच रखते हैं। अब भी जो TTP ऑर्गेनाइज हो रही है या और हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ साजिशें की जा रही हैं, पाक फ़ौज इसकी अजीम एजेंसियाँ और 22 करोड़ अवाम मिलकर इसको शिकस्त करेंगे। बिल्कुल जी, अगर कोई समझ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से हमें दबाया जा सकता है, घबराया जा सकता है या फिर खौफ तारी किया जा सकता है, तो पहले भी दुश्मन ने बहुत कुछ करके देख लिया। ये बड़ी पुरअज़्म कौम है और पहले भी हम सब ने मिल के, ज़ाहिर है इसमें पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं और आवाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वी जस्ट होप एंड प्रे कि वो दोबारा सिलसिला वो नौबत ना दोबारा आए, वो कभी नौबत ना दोबारा आए। उससे पहले ही ये जो फितना है इसको कर्ब कर लिया जाए, इसको रोक लिया जाए यहीं पर। चीनी सफ़ीर भी बाय द वे होटल में रिहाइश पजीर थे, लेकिन धमाके के वक्त होटल में नहीं थे मौजूद थैंकफुली। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल अलाम का कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बम धमाके का हदफ चीनी वफ़द था या नहीं। सिक्योरिटी आई अलर्ट थी। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत से ऐसे लोगों को जो यहाँ दहशतगर्दी की नीयत से आए थे उनको पकड़ा भी है, उनको सज़ाएं भी दी हैं, कुछ मारे भी गए हैं। लेकिन हमारे अपने कुछ लोग जो हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत से कभी कभार दुश्मन जो है अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है। इस तरह के हमें थ्रेट्स हमें मौजूद नहीं थे कि हमारे मेहमानों के हवाले से, लेकिन वहाँ जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ कोई गैर मुल्की मौजूद नहीं था। चीनी सफ़ीर जो है कोयटा कैंट में थे। धमाके की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। धमाके का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी का भी आपको हाल बता देते हैं और आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों का काम है कि वो मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लेके आए ताकि ऑफ कोर्स दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने का मौका ना मिले। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, मजमूई तौर पर अमन व अमान के दौर में जब दहशतगर्दी पर कंट्रोल नज़र आ रहा था, कोयटा धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया, तो अब तक पता चल सका है कि निशाना कौन था, धमाके के मकासद क्या थे? धमाके के बुनियादी मकासद, क्योंकि पुलिस टेक ओवर कर रही थी FC की जगह, 13 पोस्टें दे जा चुकी थी पुलिस को और FC जो है कोयटे का अमन बहुत बेहतर हो रहा था। लेकिन ये कल का एक धमाका हुआ है और ये नहीं कह सकते कि इसका निशाना कौन था, लेकिन ये कल एक सरीना होटल के बाहर खुदकुश हमला हुआ। अभी हम यही बात कर रहे थे शेख साहब कि पूरी कौम का सर्टनली अज़्म है कि दुश्मनों को इस बार दहशतगर्दी की कोई लहर नहीं बनाने देनी। इसके लिए सर्टनली ज़रूरी है कि कोयटा धमाके के पीछे जो भी मौजूद है, ऑल्दो एक कलअदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, उन तक जल्द पहुँचा जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो क्या उम्मीद रखें अगले एक हफ्ते में, 2-4 दिन में कोई खबर मिलेगी मुस्बत? इंशाअल्लाह मैंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है, IG को दी है, FC को दी है, तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत हैं उनको कहा है कि वो फिलफौर इस मसले को देखें और इसकी तहकीकात को न सिर्फ मुजरमों तक पहुँचें बल्कि इसकी तहकीकात को आवाम तक भी पहुँचाएँ। शेख साहब, ऑब्वियसली महीना भी ऐसा है रमज़ानुल मुबारक के, इन दिनों में दहशतगर्दी के इस वाक़े ने तशवीश बढ़ा दी है, तो मुल्क भर में सिक्योरिटी बढ़ाने के इक़दाम तो करना पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्या प्लान है, क्या सोचा है? सिक्योरिटी तो हमें जहाँ जहाँ ऐसी इतलात हैं कि यहाँ
क्योंकि अफगानिस्तान में TTP जो है वो सब ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए सिक्योरिटी हम बढ़ा रहे हैं जितनी हमारे बस में। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जानलेवा वाक़या ना हो, लेकिन मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन जो हैं वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन हमारी पूरी नज़र है और हुकूमत की रिट जो है वो इंशाअल्लाह कायम रहेगी। अच्छा शेख साहब, इस दहशतगर्दी से पहले आपकी मसरूफियात ज़ाहिर रही थी कल अदम तहरीक लब्बैक वाले सारे मसले को हल करने के लिए, तो आपके ख्याल में मामला, अब हम ज़रा हट के बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जाने के बाद अब सेटल हो चुका है? इस तंजीम से मज़ीद कोई ख़तरा तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने बड़ा सफ़र किया है 3-4 दिन में? लेकिन खतरा तो मेरा मतलब है कोई नहीं है, लेकिन अब असम्बली का मसला असम्बली में है। मैं असम्बली के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना बयान जारी कर चुका हूँ कि हमने उनके जितने MPO के तहत लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहाई का फैसला किया हुआ है और दर्जा बदर्जा उनकी रिहाई होती रहेगी। बाकी इसके अलावा मेरे पास उनके बारे में कोई खबर नहीं है। मसला असम्बली में चला गया, फैसला असम्बली में करना है, इसका इंटीरियर मिनिस्ट्री से अब कोई तल्लुक नहीं। जो हमने कहा था कि इसको पेश करेंगे वो मसवदा पेश कर दिया गया। चलें जी, उम्मीद हम यही करेंगे कि मसला दोबारा सर ना उठाए, क्योंकि इससे पहले ये मसला टेम्प्रेरी हल होता था और दोबारा कुछ दिन बाद ये मसला सामने आ जाता था। आई हैव टू डिफर हियर। थैंक यू शेख साहब हमसे बात करने का। मतलब किस बात पे, किस बिना पे आप उम्मीद करें? या तो ये पहली बार हुआ हो ना तो आप फिर उम्मीद करके बैठ जाएं कि आइंदा नहीं होगा। जब बार बार होता जा रहा हो तो फिर आप रियलिस्टिकली यू हैव टू बी अ लिटिल प्रूडेंट आल्सो कि आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं। बस वो जो वक्ती बहरान होता है ना, वक्ती तूफान, उसको टालने के लिए बस आपने ठप दिया बेसिकली, यू नो, ब्रश इट अंडर द कारपेट वाली बात है। बट इट इज वेरी मच देयर एंड यू वुड बी फूलिंग योरसेल्फ इनटू थिंकिंग कि जी ये बड़ा मामला सेटल हो चुका है। कोई सेटल नहीं हुआ मामला। Yes, I wonder. अच्छा जी, अभी हम वैसे लेट्स सी कि किस तरह अनफोल्ड होती है ना चीज़ें। अब असेंबली में करारदाद गई है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़े ही मज़े की थी, कि लाहौर में मौसम कुछ इस तरह का हुआ है कि वो जो रेडी बान होते हैं ना, जो बाहर छोटे छोटे अपने बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो शाम के औकात में यखनी लगाएं या फिर कुल्फी बेचें, क्योंकि एक दिन जो है वो ठंड हो जाती है और एक दिन जो है वो मौसम यखनी टाइप ठंड तो नहीं हो रही होगी नेचुरली, बट इट्स प्रीटी सरप्राइज्ड टू हियर कि लाहौर में बीच में कुछ ऐसा मौसम भी हुआ कि पंखे बंद करना पड़े। हम ये सुना था। सोचें आपकी यहाँ क्या सूरत हाल है और कब से है। दिस इज अप्रैल का, ऑलमोस्ट हम एंडिंग ऑफ अप्रैल में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये है। लेकिन ऐसी कोई खुशखबरी आपको कराची में नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वार्निंग जारी कर दी है। मतलब वार्निंग देनी पड़ेगी, इतनी गर्मी हो रही है। आपको बताएं कि 23 से 25 अप्रैल यानी 23 to 25 अप्रैल के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ेगा, जो कि 38 से 40 तक जा सकता है। और आपको पता है जब 40 होता है तो वो 50 फील करता है। हाँ, कराची में ज़रा है ये सूरत हाल। शमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान भी है। रोज़ादारों के लिए मशवरा है कि दोपहर के वक्त घर से निकलने से गुरेज करें। बहुत ज़रूरी है तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खुसूसन दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से खुद को बचाएं। ये तो कराची की सूरत हाल है। ऑन द कॉन्ट्ररी लाहौर में मौसम अच्छा है एंड इस्लामाबाद से भी खबरें यही आ रही हैं कि बारिश हुई है और क्या धुल सा गया है और निखर सा गया। ये तो तोहफा है हमारे लिए, कराची वालों के लिए, कि अगर हमारा मौसम बहुत बुरा है तो एटलीस्ट हम देख तो सकते हैं ना अच्छा मौसम। तो लीजिए, इस्लामाबाद में बस थोड़ी ही देर पहले के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और क्या मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूं। अच्छा, सिंध के अब अदर पार्ट्स पे जब बारिश हो रही थी ना, सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो like कपल ऑफ डेज बैक, तो भी कराची में जरा नाराजी चल रही है हमारी बादलों से। लेकिन फिर कराची में जब बारिश होती है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, इसलिए हम साथ साथ ये भी दुआ मांगते हैं कि ना ही हो, बस हो जाए, बस बहुत ज्यादा ना बरसे, नॉर्मली हो, ताकि हम हैंडल कर सकें। हम लिख के अपना रिक्वेस्ट ना डाल दें कि हमें कितनी चाहिए। हम ब्रेक ले रहे हैं भाई, मिलीमीटर बता देते हैं कि इससे ज्यादा ना हो। हम ये करने लगे अभी। ओके, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय पेप्सी। अच्छा जी, हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे एवेन्यूज़ के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे लोग जिन तक आपकी ज़कात, आपके सदकात, आपकी खैरात पहुँचे तो बहुत सौ का भला हो सकता है। बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50 से 60 हज़ार बच्चे दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। महंगे इलाज के सबब सिर्फ चंद हज़ार बच्चे ही सेहतियाब हो पाते हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2012 से दिल के अमराज में मुब्तला हज़ारों मुस्तहक बच्चों को इलाज में मदद फराहम कर रहा है। अवाम की ज़कात
और ताउन से 2000 से ज़ायद बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरीज की जा चुकी हैं अब तक। आपको ये भी बताएं कि जदीद इलाज और तहकीक के लिए बच्चों के दिल का पहला अस्पताल लाहौर में ज़ेर तामीर है। ये अस्पताल भी बन जाएगा तो बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक और चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन के सफ़ीर फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मिसबाह साहब। मिसबाह साहब, हमारे स्टार्स जब खुद फलाही कामों की तरफ आते हैं तो सर्टनली ये दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल होती है। गुज़श्ता साल भी आपसे बात हुई थी इसी सिलसिले में। अब ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल से अब तक इस साल ये कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है कॉज, और इसको आगे बढ़ाने का ख्याल कैसे आया? एक दोस्त की बेटी, उसको ये मसला था हार्ट का, तो उस वक्त मुझे पता चला कि बच्चों के दिल का जो मसला है ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए तो बड़ी लिमिटेड यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो आई थिंक वो जब सामने आया तो मैंने उस टाइम 2018 में फ़ैसला किया कि मैं इस मकसद के लिए पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के साथ हूँगा और तब से काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल का बेसमेंट अभी बेसमेंट पे है, काम चल रहा है। और इससे पहले साथ साथ जो है वो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन अभी भी डिफरेंट हॉस्पिटल से बच्चों की हार्ट के ऑपरेशंस करवा रही है। बट आई थिंक जब ये हॉस्पिटल बन जाएगी, ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होगी बल्कि एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की कमी है पाकिस्तान में, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिक स्टाफ की कमी है। और क्योंकि इसके साथ 5 सुपर स्पेशलिटीज़ जो है वो अटैच्ड हैं चिल्ड्रन हार्ट के साथ, तो आई थिंक वो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे बड़ा मसला है डेवलप करना। तो आई थिंक जब ये इंस्टीट्यूट बनेगा तो उसको जहन में रखते हुए, फ्यूचर को जहन में रखते हुए उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 से 2.5 साल में कंप्लीशन हो। ज़बरदस्त काम हो रहा है। मिसबाह, ये भी बताइएगा कि फ़लाही कामों के लिए पाकिस्तानी हमेशा दिल खोल कर आगे आते हैं, ये तो हमें पता है। जो मुमकिन हो कर सकते हैं वो करते ज़रूर हैं पाकिस्तानी। तो आपको भी फंडिंग की ज़रूरत तो होगी, किस तरह ये काम करते हैं और आवाम से क्या ताउन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब ज़ाहिर है हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ंड रेज़र्स भी अरेंज करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 1-1.5 साल से पेंडेमिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। बाहर अमेरिका में भी ये PCHFNA के नाम से नॉर्थ अमेरिका में रजिस्टर्ड है और बहुत सारी जगहों पे रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन लोग फ़ंड्स देते हैं, ज़कात भी देते हैं, अपने सदका डोनेशंस देते हैं। और पाकिस्तान में लोग बहुत बढ़ चढ़ के अतियात देते हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग ख़ुद कंट्रीब्यूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी एडमिन की कॉस्ट हैं वो भी हम खुद डायरेक्टर्स बेयर करें। आई थिंक पीछे हमने एक बड़ी एक अपील की थी सबसे कि अगर 1 लाख पाकिस्तानी हर महीने 1000 सिर्फ डोनेट करे, यानी पूरे 1 साल का 1,20,000 बनता है। तो इससे सिर्फ जो फर्स्ट फेज़ हॉस्पिटल को वो कंप्लीट होता है और एटलीस्ट काम स्टार्ट हो सकता है। तो आई थिंक ये एक बड़ा आसान सा एक वो था किसी भी पाकिस्तानी के लिए कि 1 लाख पाकिस्तानी अगर महीने का 1000 दे रहे हैं और साल का 12,000 1,20,000 मैंने कहा 12,000 दे रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़बरदस्त एक हेल्प हो सकती है। और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया, इवन स्टूडेंट्स भी। थैंक यू मिसबाह साहब, बड़ी अच्छी आपने सजेशन भी दी है। बहुत से लोगों के लिए महीने का 1000 चैरिटी में निकालना, कोई हज़ारों निकाल सकते हैं, 1000 इनको भी दे दें। तो जी आपको बता दें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन गिव योर ज़कात। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। कोरोना की बात हो रही है तो बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर सिंध में भी जोर पकड़ रही है और कराची में मुस्बत केसेस का तनासुब जो है वो 13% से ऊपर चला गया है और 50% मरीजों में बरतानवी वेरिएंट की मौजूदगी और भी ज़्यादा तशवीशनाक है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट क्योंकि हमें लग रहा था कि सिंध और पर्टिकुलरली कराची अब तक महफूज है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहां बहुत ही बुरी सूरत है। कुछ स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं। 24 घंटों में आपको बता दें 24 घंटों के दौरान 885
नए केसेस जो हैं ये सिंध की बात हो रही है, सामने आए हैं और 3 अमवात हुई हैं। इसी पे बात कर लेते हैं, क्या तैयारी है। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेचो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, कोरोना की तीसरी लहर ने मुल्क भर में जैसी तबाही मचाई है, मुआवजाना तौर पर सिंध इससे महफूज ही रहा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यहाँ भी ख़तरा बढ़ गया है। क्या आपके पास फिगर्स हैं जिससे हम ये जज कर सकें कि हमें भी अलर्ट और अलार्म्ड रहना चाहिए? कराची जो है बहुत वल्नरेबल है। यहाँ लोग जो हैं बहुत तादाद में रहते हैं और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोविड इस तरीके से फैले जिस तरीके से वो पंजाब और केपी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में फैला है। और वहाँ 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसकी लपेट में, शहर उनकी इसकी लपेट में आ गए हैं वहाँ, और जो है वहाँ आईसीयू बेड्स की मुश्किलात हो रही हैं, और हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को बेड मिलना बड़ी तकलीफ़ दे बात हो गई है, और हेल्थ सिस्टम पे दबाव पड़ रहा है। तो हम ये नहीं चाहते, कराची और हैदराबाद हमारे जो हैं बिल्कुल ऐसे इलाके हैं जहाँ ये तेज़ी से फैल सकता है, तो यहाँ नहीं हो। इस वजह से हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि इंट्रा प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है उस पर वो सख्ती करें, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन्स हैं या बसेस में जो लोग आते हैं, जो क्राउडिंग होती है उसमें ट्रांसमिशन का चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन पे जो है कंट्रोल करें, वो इंट्रा प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट नहीं अलाउ करें। लेकिन ये बात हमारी रद्द कर दी गई और नहीं मानी गई, और जिसकी वजह से अभी हम कराची में बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं, यूके वेरिएंट के भी, और ये जो कोविड है वो फैल रहा है कराची में और हैदराबाद में, और ये फिर मज़ीद फिर दीगर शहरों में, सिंध के दीगर शहरों में भी जाएगा। अच्छा जी, डॉक्टर अज़रा ये बताइएगा कि सिंध में कोरोना की जिस यूके वेरिएंट की आमद की बात हो रही है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है, आप ये बता भी रही हैं। खदशा है कि ऐसा हुआ तो अस्पतालों पर एकदम बहुत दबाव होगा, तो पूछना आपसे यही है कि इसके लिए कुछ अस्पतालों ने तैयारी की है, फोरसी कर लें कि क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी आपने पूरे मुल्क से देख ही लिया है कि क्या हालात हैं। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि आज मैंने सुबह को ही मीटिंग इस पे की है कि हर अस्पताल से उनकी अस्पताल की पोजीशन, बेड्स की और आईसीयूज़ की, वेंटिलेटर्स की पोजीशन पूछिए, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई की पोजीशन पूछिए। और हमारे बहुत सारे अस्पताल हमने स्टैंड बाय पे कर दिए थे, उनसे चीज़ें, इक्विपमेंट नहीं निकला था, लेकिन वो सारा इक्विपमेंट, बिस्तर थे, लेकिन उन्हें बंद कर दिया था पेशेंट्स लेने के लिए, क्योंकि पेशेंट्स खामखा में एक आध पेशेंट अगर हर अस्पताल में फैला हुआ हो तो सिर्फ कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं, फाइनेंशियली वायबल नहीं होता कि हम 2 पेशेंट के लिए 40 बेड्स बिस्तर का वार्ड खोल दें और उन्हें 2 पेशेंट ही को रखे होता। तो वह हमारे कुछ अस्पताल जो थे फंक्शनल थे, जिनमें आपके सिविल हॉस्पिटल है, जिना है, लियारी का हॉस्पिटल है, हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल जो वहाँ नीपा चौरंगी पे है वो खुला हुआ था इसके लिए, और दीगर जो हॉस्पिटल्स थे वो तकरीबन बंद ही थे। एक्सपो हमारा हमने सेंटर बंद कर दिया, और हालांकि वो भी 24 घंटे या 48 आवर्स में हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे छोटे हॉस्पिटल हैं, कतर है, कोरंगी है, न्यू कराची है, ये सब लियाकताबाद है, ये सारे हॉस्पिटल्स हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। और एक अभी हैं ऑपरेशनल हैं, 1-2 पेशेंट्स भी हैं वहाँ, लेकिन इस तादाद में नहीं है कि अभी हमें कोई फ़िक्र हो। अच्छा डॉक्टर अज़रा, ये तो आपने बताया कि आपने क्या तैयारी की है। ज़ाहिर है इतना दबाव नहीं था अस्पतालों पे, तो आपने कुछ बंद कर दिए थे कोविड के पेशेंट्स के लिए, लेकिन अब जब मामलात ख़राब ज़ाहिर हो रहे हैं, आवाम संजीदगी दिखाए, क्या हम अपीलें कर करके यहाँ थक गए आप लोग भी, तो क्या आपको लगता है सख्ती करनी चाहिए, लोगों को सख्ती के साथ मजबूर किया जाए कि SOPs वगैरह पर अमल करें? अब क्या वक्त नहीं आ गया ऐसा, जो बाकी मुल्क की सूरत हाल हमारे सामने ही है, जो पड़ोसी मुल्क है उसकी सूरत हाल हमारे सामने है? मैं समझती हूँ कराची में तो अभी ये ऑप्शन नहीं है। कुछ सेक्टर्स पे हमने पाबंदियाँ लगाई हैं, जैसे कि इंडोर डाइनिंग है, मैरिज हॉल्स बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं, जो है स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और मिडिल स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सीनियर स्कूल्स को सिर्फ इसलिए खोला गया है कि उनके इम्तिहान हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, वो इम्तिहान दे दें, तो उसके बाद अगर मज़ीद फैल रहा होगा कोविड तो फिर उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन हैं ज़्यादातर,
यहाँ बहुत कम तादाद में बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिर्फ लेबॉरेटरी वर्क करने के लिए या जो ज़रूरी काम है उसके लिए। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्प्रेडर्स हैं, जो हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर्स जिसको कहते हैं, जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा फैलाती हैं कोविड को, उन्हें फ़िलहाल हम कंट्रोल करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद हो सकता है कि कराची के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हमें बंद करना पड़े, एक लॉकडाउन करना पड़े, उन्हें कंटेन करना पड़े, वो आगे की बात है। लेकिन अब इस पॉइंट पे हम नहीं पहुँचे कि हम लोगों को इस तरह की तकलीफ दें। हम चाह रहे हैं कि लोग खुद अपनी हिफाजत करें और अपने दीगर जो गिरदो पेश में लोग हैं उनकी भी हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अज़रा हमारे साथ मौजूद थी। थैंकफुली अभी कराची में वो नौबत नहीं है जो बाकी मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क के कुछ हिस्सों की, पर्टिकुलरली लाहौर, गुजरावाला और जब हम कहते हैं ना कि वो नौबत नहीं है तो ये भी कंट्रोल हमारे हाथ में है। उस नौबत इंतजार ना करने बैठ जाए कि वो नौबत आ जाएगी, एहतियात करें। हाँ बिल्कुल एहतियात करेंगे तो हर चीज़। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक ट्रिब्यूट अपने देना है आलम इस्लाम के अजीम मुफक्किर और आलम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब 96 साल की उम्र में वफात पा गए। उनकी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट मुरतब की है, ये देखते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन का ताल्लुक भारत के शहर आजमगढ़ से था। मौलाना ने तमाम जिंदगी इस्लाम की दावत और एतदाल का दर्ज देने में गुजार दी। मौलाना वहीदुद्दीन खान जदीद दौर के आलिम और मुफक्किर थे। जानदार और पुरअसर तहरीरों के जरिए मौलाना कारीन को कायल कर लेते थे। फैसला सुनाने के बजाय गौर व फिक्र की जानिब रागिब करते थे और राय कायम करने का इख्तियार सुनने और पढ़ने वालों पर छोड़ देते थे। मौलाना वहीदुद्दीन खान की फिक्र की बुनियाद मसलक नहीं बल्कि खुदा परस्ती थी। उन्होंने तस्किया नफ्स, फिक्र आखिरत, इंसानियत और इखलाकी कदरों को मौजू बनाया। उनकी तहरीरों में अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर था। उन्होंने जदीद उलूम के तनाजुर में इस्लाम की सदाकत पर कुरान और इल्म जदीद, तलाश हकीकत और इस्लाम नए दौर के खालिक जैसी अहम किताबें लिखीं जो इस्लामी तालीमात से नावाकिफ जदीद तालीम याफ्ता अफराद के लिए सरमाया की हैसियत रखती हैं। इसके अलावा मौलाना की कुरान की तफसीर, तस्कियतुल कुरान और राज हयात जैसी किताबें इस्लामी तर्ज जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इंतहाई मौसर हैं। मौलाना का फिक्री और अमली कैनवस बहुत वसी था। एक ही मौजू पर उनके मुख्तलिफ रसाइल और किताबें उनकी अमली गिरफ्त और महारत की दलील हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने सारी जिंदगी इंतहा पसंदी और अंधी तकलीद का दलील के साथ रद्द किया। वो ख़वातीन के हकूक़ के बड़े अलमबरदार भी थे। उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी में 200 से ज़ायद किताबें और सफ़रनामे तहरीर किए। मौलाना की दावत से मुतासिर होकर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मौलाना वहीदुद्दीन की इल्मी खिदमात के सबब उन्हें सन 2000 में भारतीय हुकूमत की जानिब से पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी मौलाना वहीदुद्दीन खान को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। कोरोना के सबब चंद रोज से दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी वफात से उम्मत मुस्लिमा दीन की मुतदिल नुमाइंदगी से महरूम हो गई। इनकी बहुत सी किताबों में से आप भी को चूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दे आर वेरी इनलाइटनिंग। ऑलराइट जी, दैट इज़ इट। वी गोना सी यू टुमारो। स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें प्लीज़, मास्क पहने।